वेलकम फ्रेंड, युक्ति आई इस पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज 20 जनवरी है तो दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण न्यूज़पेपर में आप लोग के लिए पीटी मेंस और इंटरव्यू कौन कौन से न्यूज़ को कवर किया गया है जो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एस्पिरेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप लोग फिल करते हैं वो सेंट्रल का हो या स्टेट गवर्नमेंट का, उसमें पीटी फैक्ट क्या क्या है उस पर भी हम लोग नज़र डालेंगे और देखेंगे किस प्रकार से न्यूज़ आज कवर किया गया है। आगे बढ़ने से पहले युक्ति आई इसका यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और महत्वपूर्ण कमेंट में सुझाव दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में। साथ ही साथ जो प्रश्न पूछे जाते हैं पीटी के वो भी आप लोग उत्तर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। इसके अतिरिक्त युक्ति आई का ऐप डाउनलोड कर आप लोग युक्ति आई के एक ग्रुप बना हुआ है कम्युनिकेशन ग्रुप, उस वहाँ पर भी जाकर आप लोग शेयर कर सकते हैं अपने आंसर राइटिंग को, या दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस की पॉइंट पैकेज आप लोग परचेज करके वहाँ भी आप लोग आंसर सेंड कर सकते हैं। उसका पीडीएफ आप लोग बनाकर सेंड कर सकते हैं। सभी सुविधाएं दी गई हैं, उसका लाभ लीजिए और टेस्ट सीरीज लगातार आप लोग देते रहिएगा ताकि उसका लाभ है ना एग्ज़ाम हॉल में दिखे। तो डेली एक सेट आप लोग कवर कीजिए और टेस्ट आपको अवेलेबल कराए गए हैं युक्ति आई इसके ऐप पर, तो आप उसे देख सकते हैं या विजिट कर सकते हैं। जिनको डेस्कटॉप देखना है या लैपटॉप पर देखना है वो विजिट कर सकते हैं live युक्ति IS.in पर। तो डेस्कटॉप या आप लैपटॉप पर भी अपना टेस्ट या मॉड्यूल जो भी है उसको वहाँ से कवर कर सकते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। साथ ही टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर डेली आपको 10:30 PM में क्या किया जाता है, रात को सोने से पहले आप लोग के लिए कुछ प्रैक्टिस सेट MCQ कराए जाते हैं जो इम्पोर्टेंट सीरीज़ के होते हैं, जो किसी भी एग्ज़ाम में हो, यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस हो या अन्य एग्ज़ाम जो वनडे एग्ज़ाम वहाँ भी कवर किया जा सके उससे। हालांकि इन सब चीज़ों को कवर करते हुए हम लोग चीज़ों को देखते हैं। चलिए आज हम न्यूज़ एनालिसिस करते हैं और जैसा कि सीरीज स्टार्ट किया गया, शुरुआत न्यूज़ की कब से क्या से की जाएगी, कुछ MCQ से जो किया जाएगा, जिसमें दैनिक जागरण न्यूज़पेपर एनालिसिस सीरीज आज 20 जनवरी है तो उससे संदर्भ में हम लोग बात करने वाले। पहला प्रश्न आप देखिएगा, व्यापार आधार युक्त व्यापार और निवेश करार बोर्ड बेस्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट जो एग्रीमेंट है BTIA कभी कभी समाचार पत्रों में भारत और निम्नलिखित में से किस एक के बीच व्यापारिक बातचीत के संदर्भ में दिखाई पड़ता है। यह यूपीएससी के 2017 के पेपर में पूछा गया है, पीटी के प्रारंभिक परीक्षा के पेपर में। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन क्या क्या है। यूरोपीय संघ है, भारत खाड़ी सहयोग परिषद है, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन है, शंघाई सहयोग संगठन है। इसका सही उत्तर क्या होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में आप लोग शेयर कीजिएगा। उसके बाद वहाँ हमारी टेक्निकल टीम वहाँ पर आपको आंसर फाइनली इवनिंग में आप लोगों को देगी। तो ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा, प्रीवियस ईयर 2017 का क्वेश्चन से भी आप लोग टैली कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न यह है कि मुक्त जो व्यापार होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो कथन 1 देख लेते हैं, यह अवधारणा व्यापार संरक्षणवाद या आर्थिक अलगाववाद का समर्थन करता है, अर्थात जो इंसोलेशन जो है इकोनॉमिकल आइसोलेशन उसकी बात करता है। उसके बाद दूसरा, इसके तहत आपसी या बहुपक्षीय व्यापार के लिए बहुत कम या न्यून सरकारी शुल्क कोटा या सब्सिडी देने का प्रावधान किए जाते हैं। FTA के तहत जो मुक्त व्यापार समझौता है उसके तहत 2 कंडीशन आपको दिया गया है। उसका ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं क्या क्या है। ऑप्शन ए में है केवल एक सत्य है, केवल 2 सत्य है, न तो ए न तो 2, सॉरी यहाँ पर उपयुक्त सभी लिखिएगा, उपयुक्त सभी सही है या जी यहाँ पर उपयुक्त सभी हो जाए, कुछ टेक्निकल एरर हुआ है तो चलिए कोई बात नहीं, होता है ये सब। इसको है ना थोड़ा सा उपरोक्त सभी समझिएगा। चलिए तो कौन सा कथन सही है इसको आप लोग देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। आज के न्यूज में विचार व्यक्त करने कोई संवैधानिक पद के लिए अयोग्य नहीं हो जाता, ऐसा कॉलेजियम के संदर्भ में फिर एक चीज़ें उभर कर सामने आई है तो उस पर हम लोग नज़र रखेंगे। देखिए बात है क्या, कुछ कॉलेजियम के तहत जो चल रहा है लगातार कुछ दिनों से वाद और प्रतिवाद चल रहे हैं, उसी में एक और कड़ी जुड़ा है जिसमें बात की गई है कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में सोमेशखर सुंदरसन की बम्बई हाईकोर्ट में न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की सिफारिश दोहराते हुए कहा कि प्रस्तावित उम्मीदवार के विचार व्यक्त करने से वह संवैधानिक पद धारण करने के लिए अयोग्य नहीं हो जाता है जब तक यह अयोग्य और सत्यनिष्ठ है।
कहने का अर्थ है कि इनकी आपको नियुक्ति के लिए कॉलेजियम में व्यवस्था की गई थी, सरकार के पास लिस्ट गया, उसमें से अयोग्य करार दे दिया गया। कहने का अर्थ है कि इन्होंने 19A के संदर्भ में कुछ बातें की थी, अपने मौलिक विचार रखे थे। तो सुप्रीम कोर्ट यह बोल रहा है कि देखिए, बात है कि 19(1)A व्यक्ति को प्राप्त है, तो पद से पहले वो व्यक्ति अपना अभिव्यक्ति व्यक्त कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति इस तरह का अभिव्यक्ति व्यक्त कर रहा है तो इसको है ना, हम किसी भी संवैधानिक पद के संदर्भ में रेखांकित नहीं कर सकते कि उसकी सत्यनिष्ठा पर सवाल निशान या उसकी योग्यता पर हम सवाल निशान कर सकते हैं। ऐसी बात इनके द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जा रहा है। यहाँ देखिए बात की गई है, कॉलेजियन ने कहा कि सभी नागरिक जो है संविधान को अनुच्छेद 19(1)A के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार उम्मीदवार व विचारों की अभिव्यक्ति से उसे संवैधानिक पद पर रहने के लिए अयोग्य नहीं बनाती है, जब तक कि न्यायाधीश पद के लिए प्रस्तावित जो व्यक्ति योग्यता है और सत्यनिष्ठा वाला व्यक्ति है, अर्थात न्यायाधीश बनने के लिए जो जो टर्म एंड कंडीशन है वो अगर फुलफिल कर रहा है तो उसे केवल इस मात्र से ही अयोग्य नहीं घोषित किया जा सकता है कि उसने किसी मुद्दे पर अपना विचार रखा हो। ठीक ना, इसको समझने की जरूरत है। तो यहाँ पर एक दो तीन सवाल उठाते हैं, तो आपके लिए प्रश्न बनाता है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए योग्यता क्या है। योग्यता क्या है, तो इसे कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख के भेजिएगा। हालांकि पहले जब हम न्यायाधीश की चर्चा किए थे, न्यायपालिका की चर्चा किए थे, न्यायिक संहिता की चर्चा किए थे, सभी जगह हम लोग ने इस पर बात विचार किया है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में क्या योग्यता है। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति, याद रखिएगा, सुप्रीम जो कोर्ट है वहाँ पर न्यायाधीशों की नियुक्ति की योग्यता क्या है, हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति की योग्यता क्या है। दोनों का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिएगा ताकि मैं उन सब चीज़ों को कवर कर सकूँ। यहाँ तक क्लियर? इस मामले से बस यही समझ में आता है। तो यहाँ पर दो तीन सवाल आपको और उभर जाएंगे, जैसे क्या न्यायिक व्यक्तियों के संदर्भ में ऐसा ही होगा या सभी सभी कार्यकारी अधिकारियों के संदर्भ में होगा, क्योंकि ये भी एक कार्यकारी अधिकारी के तौर पर गिने जाएंगे ना, क्योंकि इनकी नियुक्ति की जाती है। तो सभी कार्यकारी अधिकारियों के लिए होंगे। तो इसके एवज में आपको ये समझने की जरूरत है कि क्या जो प्रशासनिक अधिकारी है तो उसे भी ये अधिकार प्राप्त होगा। तो यहाँ पर संदर्भ समझने की जरूरत है। तो जब तक हम अपने सत्यनिष्ठ और कर्तव्य के संदर्भ में बातें कर रहे हैं तब तक हम वस्तुनिष्ठ समझे जाएंगे, अर्थात हम अभिव्यक्ति की आज़ादी व्यक्त कर सकते हैं बशर्ते हम इनकी उल्लंघन, सीमा की उल्लंघन न करें। सीमा उल्लंघन सबसे इम्पोर्टेंट है, उल्लंघन सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम किसी भी पद का सीमा उल्लंघन न करें। अगर हम ऐसा व्यक्ति करते हैं तो आज़ादी होगी। जैसे आपको हाल कुछ वर्ष पहले ही मैंने आप ये घटनाक्रम देखे होंगे और कुछ दिन पहले ही उस पर न्यूज़ मैंने कवर किया था, जहाँ पर ये बातें की गई थी। क्या बातें की गई थी कि सुप्रीम कोर्ट के कुछ न्यायाधीश थे, उन्होंने 4 लोगों के न्यायाधीश जो थे, एक बेंच बैठाते हैं जनता, क्या कहते हैं उसको, जनता और मीडिया के सामने, और वो कुछ प्रश्न करते हैं। उनके बाद कोर्ट क्या निर्णय लेता है आप लोग को बताया थे मैं कि इनकी व्यक्तिगत राय है। तो इसका मतलब यह जब सही है तो यह भी सही होगा। जब सुंदरन जिन्होंने अपना विचार व्यक्त किया है, तो जब वो सही है तो ये भी सही होगा। तो ये चीज़ समझने की जरूरत है कि सीमा का उल्लंघन क्या है। तो सीमा का उल्लंघन आपको बार बार न्यायालय बताता है, और बहुत से पदों में है ना सीमा उल्लंघन की चर्चा होती है। हर पद के लिए अलग अलग व्यवस्था होगी। तो ये चीज़ आपको समझने की जरूरत है। तो आपको इंटरव्यू में या मेंस में कहीं भी इससे प्रश्न पूछा जाता है तो आपकी वस्तुनिष्ठ सोच ऐसे ही होनी चाहिए कि आप न्यूट्रल व्यू में यही सोच सके कि हम कॉलेजियम के तहत हो या कोई कार्यकारी या प्रशासनिक अधिकारियों के संदर्भ में, वो तब तक उसके व्यक्तिगत अधिकार सुरक्षित है जब तक वो सीमा का उल्लंघन नहीं कर रहा। और सीमा उल्लंघन हर राज्य के लिए अलग अलग होगा, हर पद के लिए अलग अलग होगा। तो ये चीज़ डिसाइड करेगी राज्य, और राज्य की जो एजेंसियाँ है हर पद के लिए। अब मान लीजिए आईएएस के लिए अलग, आईएएस के लिए अलग हो सकता है सीमा, किस सीमा तक बाहर जाके आप अपनी व्यक्ति की आज़ादी नहीं व्यक्त कर सकते हैं। आईपीएस के लिए अलग होगा, आईएफएस के लिए अलग होगा, फॉरेन सर्विस या अन्य पद के लिए भी राज्य के स्तर पर आइए, अन्य अधिकारियों के लिए अलग होगा, पदाधिकारियों का अलग होगा। तो इस प्रकार से चीज़ों को समझने की जरूरत है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। देखिए ये मामला बहुत चीज़ों से जोर पकड़ रहा। अब सभी जो पहलवान हैं वो जंतर मंतर पर इकट्ठा हो रहे हैं और जोर शोर से अपने विचारों को रख रहे हैं। और
ब्रिजभूषण शरण है को त्यागपत्र और जेल भेजवाने के लिए लोग लोग एक दूसरे के साथ संगठित हो रहे हैं। अगर मामला इतना संदिग्ध है तो जल्द से जल्द जो फेडरेशन है प्लस जो हमारे जिम्मेवार सरकार है उनको कदम उठाने चाहिए। यहाँ देखिए, जब तक हम स्वच्छ वातावरण नहीं देंगे तो हमारे यहाँ समृद्धि नहीं आएगी, वो हर क्षेत्र में। तो इसलिए सबसे पहले हमको स्वच्छ वातावरण देना, वो खेल हो या कोई और क्षेत्र हो। तो हमें इस प्रकार के दुष्प्रांतियाँ जो भरी पड़ी है उसको दूर करने की जरूरत है। साथ ही साथ अब समय आ गया है, क्या समय आ गया है कि जो भी खेल प्राधिकरण होते हैं उसके जो अध्यक्ष पद होते हैं या कोई अन्य व्यक्ति होता है जो राजनीतिक गठजोड़ में जुड़ा होता है ना, उसको बाहर करना चाहिए। अब समय ऐसा आ गया कि भारत को भी ऐसे कदम उठाने चाहिए ताकि राजनीतिक गड़े जो है ना, गड़ी जाती है इन संस्थाओं में, वो कहीं ना कहीं दूर हो सके, इनका शारीरिक और आर्थिक शोषण कम किया जा सके। क्योंकि जो मान लीजिए कोई खेल है, बीसीसीआई हो, उस पर कोई खेल का अधिकारी अध्यक्ष बनेगा, खेल से जुड़ा हुआ, वो चीज़ों को समझता है। कहने का अर्थ यह है कि वो अपने कार्य और पद्धति से भी है ना कि खेल प्रति भावना से जुड़ा रहेगा, उसमें मोरालिटी और एथिक्स की भावना अधिक होगी। यह निसंदेह यह कहा जा सकता है कि ऐसा नहीं कि राजनीतिक लोगों में एथिक और मोरालिटी की कमी होती है, पर अधिकतर के मामले में यह कमी देखने को मिलती है। तो ये चीज़ समझने की जरूरत है। और दूसरी बात यह भी है कि जितने भी खेल प्राधिकरण है या खेल संस्थाएं हैं उसमें केवल खेल अधिकारियों को ही नियुक्ति करनी, जो बहुत से ऐसे पद धारक होंगे या तो मान लीजिए बहुत से ऐसे जो खेल क्षेत्र में अपना विशेष योगदान देते होंगे, जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय के लिए पीटी उषा को चुना गया था ना, वैसे ही अन्य को भी वैसी व्यवस्था की जानी चाहिए। यहाँ समझने की जरूरत है कि हमें अब है ना समस्याओं के समाधान के लिए अलग संदर्भ देखने की जरूरत है। यहाँ पर अब पीएमओ से ये पीएमओ ऑफिस प्लस पीएम गृह मंत्रालय से ये सब बातें चल रही है कि हम उन पर हलफनामा लें और इस पर चीज़ों को सॉर्ट आउट करें। तो ये चीज़ें अब देखिए कितनी जल्दी सब समस्याएं सुलझती है, पर आपके लिए प्रश्न जरूर छोड़ जाती है। तो इन सब चीज़ों को देखना है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, नीचे आएंगे। देखिए, एक लगातार एथिक्स के पेपर में, मोरालिटी के पेपर में यह चीज़ आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि स्वभाव और मानव स्वभाव में और मानव प्रवृत्ति में क्या अंतर होता है। इस प्रकार के एक टॉपिक को कवर किया जाता है जिसमें आपको यह समझना है कि लगातार वातावरण से प्रभावित होकर व्यक्ति या व्यक्ति समूह कैसे प्रभावित हुआ है नकारात्मक रूप से। ये टॉपिक आप लोग को पढ़ना है, ये चीज़ों को समझना है। देखिए, अब कारण कुछ भी रहे हो, स्कूल में 12वीं कक्षा के अगर छात्र किसी अपने शिक्षक को किसी घटना में, वारदात में चाकू मार रहा है, तो ये सोचने वाला विषय है पूरा स्कूल प्रशासन को, पूरा दिल्ली प्रशासन को या पूरा शैक्षणिक संस्थाओं को। इस प्रकार की घटना एकमात्र घटना से क्या होगा कि उन सभी छात्राओं को बल देगा जो इस प्रकार के मनोभाव से ग्रसित है। दूसरा, अब यह घटना हर शिक्षक के मन में यह डर पैदा करेगा कि मेरे साथ कोई छात्र ऐसा पुनः न कर दे। तो ये दोनों स्थिति क्या है, खतरनाक होगी। तो इसके लिए आपसे केस स्टडी के तौर पर इसे प्रश्न किया जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, केस स्टडी के तौर पर इन सब प्रश्नों को देखना है, अन्यथा ये सब प्रश्न है ना आप लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो केस स्टडी में कवर करना। अब कारण कुछ भी रहा उसके लिए शोध का विषय होना चाहिए और ये संदिग्ध के साथ इस सब पर कार्य करने चाहिए। त्वरित घटनाक्रम को देखते हुए काम करना चाहिए, नहीं तो स्थितियां बहुत बद से बदतर हो जाएगी कुछ वर्षों में। कि मान लीजिए कोई छात्र आके किसी शिक्षक को मार दे रहा है, इस प्रकार की घटना का अंजाम कर रहा है, एक संगठित अपराध की भावना से अगर कर रहा है, तो समस्या कहीं और जड़ में है ना। हम लोग किताब में एथिक्स मोरालिटी की बात करते हैं, पर व्यवहार में कहाँ गया। व्यवहार में आने के लिए आपको ये सब चीज़ों पर शोध विषय करने के साथ उन गार्जियनों को भी सोचना होगा कि हमारा जो दुलारा जो है वो ऐसे क्यों होता जा रहा है। हमारे मान लीजिए पहली बार वो गलत या अनैतिक काम कर रहा है, तो उसको हम उसी समय क्यों नहीं रोके। अगर बाद में मान लीजिए 10 साल 12 साल में अगर ऐसी घटना कर रहा है
तो हम उसको पहली बार ही रोकेंगे। अब वो 18 साल में जाके ये घटना करेगा, ये 6 साल में क्या करेगा? वो बहुत बृहद तरीके से मजबूत होगा उस घटना को करने के लिए, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से। तो इस घटना में पहला जब स्टेप वो ले रहा है, इस प्रकार घटना, मान लीजिए अचानक ऐसा नहीं ना हुआ, इसके व्यवहार में अंतर आया होगा। इसके लिए परिवार भी ज़िम्मेवार है, उसके माता-पिता का व्यवहार भी ज़िम्मेवार है। तो ये सब चीज़ें देखिएगा। और आजकल सोशल मीडिया देखिएगा, मैं कहीं यूट्यूबर देख रहा था, कल एक वीडियो शेयर हुआ था, कुछ दिन पहले ही देख रहा था। एक कपल है, मैं नाम नहीं लूँगा, 2 कपल हैं, एक कपल सॉरी, उसके 2 मियाँ-बीवी दोनों हैं, हस्बैंड वाइफ है। वो लोग आपस में ना झगड़ा करते हैं और उसका बच्ची है ना, उसकी बच्ची उसके बगल में बैठी रहती है। झगड़ा यूट्यूब के लिए कर रहे हैं, व्यूअरशिप के लिए कर रहे हैं। मानता हूँ कि पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है। उस बच्चे पर मानसिक विकास किस रूप से होगा सोच के देखिएगा। बच्चे बगल में बैठी हुई किसी दुकान में जाके वो किसी टॉपिक को लेकर आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं, ताकि लोग ट्रेंड हो सके, वायरल हो सके वीडियो और उसको देख सके। उसके एवज में उनको कुछ पैसा मिले, ठीक है? ये अपनी एक तरफ ये सही हो सकता है, पर जब वो बच्चा यहाँ पर बैठा हुआ है, तो सोचिए उसके मानसिक विकास में किस प्रकार के भावनाएँ आ रहे होंगे। उनको ये लगता हो इसकी माँ उसके पिता को मारती होगी, मज़ाक में ही वो मार रही है, व्यू के लिए। पर ये बच्चे के दिमाग में तो व्यू नहीं जा रहा है, वो तो यही देख रही होगी ना अपने दिमाग में कि माँ है ना, माँ मार रही है पिता को, या पिता मार रहा है पिता टोन कर रहा है माँ को टोन कर रहा है, या किसी प्रकार से हरासमेंट कर रहा है। तो ये बच्ची का जो दिमाग बढ़ेगा, धीरे-धीरे विकसित होगा, तो क्या होगा विकसित होगा? विकसित यह होगा कि वो इस प्रकार के दुर्भावनाओं से ग्रसित होगा, जहाँ पर महिला पुरुष को मारती है, ठीक है? एक भावना हो सकता है, या दूसरा कि पुरुष पुरुष महिलाओं को हरासमेंट करता है। दोनों ही स्थितियाँ उस बच्ची के लिए आने वाले समय में खतरनाक होने वाली है। और वो कल वो किसी घटना को अंजाम देगी आने वाले 2-5 साल बाद, तो यही पिता और पुरुष ये बोलेंगे कि मेरी बच्ची या बच्ची इस प्रकार से चीज़ों को की है। तो देखिए समझने वाला चीज़ है कि आप किसी पौधे का निर्माण अगर वृहद चाहते हैं तो उसके लिए न पौधे का नस्ल सही होना चाहिए। अब हम अमरूद का पेड़ रोप कर बरगद की संभावनाएं नहीं व्यक्त कर सकते हैं, तो नस्ल में सुधार करने की जरूरत है। तो नस्ल सुधार ऐसे ही होते हैं। आप है ना हर चीज़ के लेकर इतनी इजीली कोई, और सोशल मीडिया ये जब से आई है और भी मनोभाव अब बढ़ गया है। अब लोग देखिए, जब ये मान लीजिए एक और भी उदाहरण आप ले सकते हैं, जब एक हाई स्पीड बाइक लिया जाता है किसी बच्चे के द्वारा, जिद किया जाता है और उसे पिता और माता दोनों फुल करती है उस बाइक को, तो क्या उनको नहीं पता लेते वक़्त इसकी हाई स्पीड 200, 200, 250 के आसपास होगी? तो जब ये 250 के आसपास होगी स्पीड, तो बच्चा जो चलाएगा, क्या उसके मनोभाव में यह नहीं आएगा कि मैं 200, 250 या 300 की स्पीड से चलाऊँ? तो जब उसका एक्सीडेंट हो गया, किसी अन्य को इसकी उससे प्रभावित होगा, तो इस यही माता-पिता कल जाके क्या बोलेंगे, मेरे बेटे को ऐसा हो गया, और समाज उस पर सवालिया निशान करेगा। तो देखिए, आपको नस्ल सुधारने पर काम करना चाहिए। बाकी सोशल मीडिया और जो चीज़ें हैं ना, उसके नेगेटिव इम्पैक्ट है, हज़ार इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट है, पर नेगेटिव इम्पैक्ट समाज को बहुत बद से बदतर की स्थिति की ओर ले जाता है, और इसी सब का परिणाम आपको ये सब देखने को मिलता है। वो किसी भी मामले में जाके देखिएगा, कहीं न कहीं नस्ल के नस्ल के भरण-पोषण, उसके पर्यावरणीय व्यवहार के संदर्भ में ही दृष्टिगत होगा, या उससे संदर्भित देखेगा। तो आप लोग इस चीज़ को समझिए और समझाने की कोशिश कीजिएगा केस स्टडी के तौर पर। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। देखिए श्रीलंका के आर्थिक मदद करेगा भारत, उसके लिए बातें चल रही है, और ये होना भी चाहिए। हमारे पड़ोसी देश है, तो पड़ोसी देश हमारे प्राचीन रिश्ते इसके साथ है, तो जब विपत्ति में आता है तो ऐसी समस्याओं का समाधान करने के लिए भारत को भी आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। उसी में देखिए क्या है कि जो वार्ताएं चल रही है, जयशंकर जी, श्रीलंका अभी आईएमएफ से 2.9 अरब डॉलर के अतिरिक्त कर्ज लेने के लिए वार्ताएं चल रहा है, जिसका भुगतान अगले 4 वर्षों में करना है। इसकी गारंटी भारत दे रहा है, और देखिए चीन भी इसके लिए गारंटी लेकर आया है कि चीन भी इसका सहयोग करेगा, पर भारत गारंटी दे रहा है कि हाँ, अगले 4 साल में यह चुका देगा। इसके लिए हम व्यापक तौर पर उसे मदद करेंगे। तो इसके लिए आईएमएफ क्या कर रहा है कि उसे उधार इसी गारंटी के साथ देगा,
इंडिया के गारंटी के संदर्भ में और भी चीज़ें स्पष्ट होंगी। तो हालिया घटनाक्रम यही है कि समझने की ज़रूरत है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो जिसके तहत उसे बकाया कर्ज की आसान शर्तों और ज़्यादा अवधि के भुगतान के लिए सहूलियत दी जानी चाहिए। भारत ये मांग भी करा, भारत पहले इससे ही पहले के लिए गारंटी देने की अपनी सहमति दे दी है और भारत के अलावा चीन भी श्रीलंका की मदद कर रहा है। तो दोनों राष्ट्र मिलकर क्या कर रहे हैं, श्रीलंका के आर्थिक जो समस्या है उसका समाधान ढूंढने का प्रयास करें ताकि क्षेत्र असंगठित या असुरक्षित न हो जाए, क्योंकि अशांत देश हमेशा है ना, हमेशा समस्याएं पैदा करती है। तो जैसे वो पाकिस्तान हो या श्रीलंका के संदर्भ में हम समझ सकते हैं, अगर अशांत हो जाएगा तो किसको प्रभावित करेगा, इसको प्रभावित करेगा, इसके क्षेत्र को प्रभावित करेगा। तो तमिल मुद्दा है या तो बहुत से क्षेत्र है उसको प्रभावित करेगा। तो वैसे भी हम लोग चेक नोक पर स्थित है श्रीलंका। यह अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार होता है, आप देखते होंगे यहाँ से मलक्का से होता है ना, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, हिंद महासागर से जाता है। तो यह चेक पॉइंट के तौर पर देखा जाता है। तो जब यह अशांत होगा तो ये व्यापार भी प्रभावित होगा। तो इसलिए आपको भारत इसका मदद कर रहा है। और चीन का हित यह है कि चीन यहाँ पर बहुत इन्वेस्टमेंट किए हुए और वो भारत को जो चारों ओर से घेरने का जो माला प्रोजेक्ट चला रहा है उसके भी हित उसको जुड़े हुए। तो अब देखना है श्रीलंका किसकी मदद लेता है, किस संदर्भ में चीज़ों को कवर करता है। वेट एंड वॉच करेंगे और IMF किसकी शर्त को मानता है कि हम किसकी गारंटी को हम मानेंगे, ये इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाएगा। तो वेट एंड वॉच करेंगे। हालांकि शुरुआत में कुछ निर्णय डिसीजन नहीं लेना चाहिए। इसका डाटा आप लोग कैरी ऑन कर लेंगे, इसको नोट डाउन कर लेंगे। इसके डाटा को बीते एक दशक में बढ़ी है 60 से कम छात्रों वाले सरकारी स्कूलों की संख्या। तो ध्यान रखिएगा, ये आंकड़ा आपको ध्यान रखना है। इसमें महिलाओं के संदर्भ में जो सुविधाएं दी जाती है स्कूलों में, उसके संदर्भ में बात की गई। दिल्ली हाल ही में जारी एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट के अनुसार पिछले एक दशक में साल में नामांकित छात्रों की संख्या वृद्धि हुई है। वर्ष 2022 की रिपोर्ट के अनुसार हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड सबसे आगे हैं, इसे याद रखना है। हिमाचल प्रदेश में 81.4% और उत्तराखंड में 74% स्कूल है। राष्ट्रीय आंकड़े बता रहे हैं कि कम छात्रों वाले स्कूलों की अनुपात पिछले दशक में हर साल बढ़ा है। तो ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश 2018 से 22 में लगभग 2.5% और केरल में 79% की कमी आई है, जो यह दर्शाती है आंकड़े में। तो आंकड़े को बेहतर तरीके से आप लोग राइट डाउन कर लीजिएगा, जैसे जैसे आंकड़े दिए हुए। और आंकड़े को कैसे प्रस्तुत करना आप लोग को मैंने पहले भी समझाया और बताया भी है। इसे उसी रूप में आप लोग को कवर करना है। यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। चलिए आइए देखिए, जातिगत जनगणना राजनीतिक प्रभाव के संदर्भ में हालिया बिहार में जो घटनाक्रम हुआ, बिहार में जातिगत जनगणना शुरू किया गया, उससे भी पहले बहुत जो जातिगत जनगणना की बात की गई है। यहाँ तक कुछ प्रतिनिधि भारत के PM से भी मिलने गए थे। हालांकि उनकी मौन रूप से उनकी बातें की गई। उसके बाद मीडिया में यह बातें नहीं आई कि प्रधानमंत्री इस बारे में क्या सोचते हैं। पर जनगणना में लेट होना कहीं ना कहीं कुछ और इशारा कर रहा है, क्योंकि जनगणना तो आपको, हालांकि कोविड जो कल था उसी समय पूर्ण जा रहा था 2021 में ही, पर उसे कुछ वर्ष के लिए और अभी 22-23 चल रहा है, अभी तक इस पर कुछ स्टेटस क्लियर नहीं हुआ है। तो ये भी आपको समझने की जरूरत है कि अंदर क्या बातें विचार चल रही, उसी पर आपको है ना जातीय जनगणना राजनीतिक प्रभाव के संदर्भ में एक आर्टिकल आया, इसे जरूर आप लोगों को देखने चाहिए। आने वाले समय में यह आपके लिए एक ज्वलंत मुद्दा लेकर आएगा एग्जाम और इन चीज़ों को कवर करेगा। तो इन सब चीज़ों को समझने की जरूरत है। जब आया था, जनगणना हो रहा था बिहार में, उस दिन भी मैंने चर्चा किया था, कुछ बातों को स्पष्ट किया था। तो सबसे पहले आप लोग को जानना है कि जातियां है ना, जातियां अभी भी हमारे सोसाइटी की पहचान है। यह आप लोग को मैंने उस दिन भी बताया था। अभी भी हम किसी का आकलन करेंगे तो हम व्यक्ति विशेष का नाम जानने से बाद, जैसे ये व्यक्ति अगर बोलता है, मोहन बोलता है, तो उपनाम हम जानने के इच्छुक जरूर रहेंगे। एक आप समझिएगा। दूसरा कंडीशन ये समझना है कि आप कोई भी वर्ग के हों, उसमें भी आपको जातियों से संदर्भित सूचित करने के लिए ऐसी लालसा रहेगी, ऐसा रहेगा तीव्रता कि हम उस वर्ग के संदर्भ में भी, अब मान लीजिए जायसवाल परिवार है तो जायसवाल लिखना चाहेगा, मौर्य परिवार है मौर्य लिखना चाहेगा, यादव है तो यादव लिखना चाहेगा, सिंह है तो सिंह लिखना चाहेगा। ये वर्ग विशेष जातियों का भी खेल यहाँ देखने को मिलता है। तीसरा, अब अनपढ़ हो या पढ़ा लिखा हो, दोनों भी जातियों के संदर्भ में चीज़ों को ये देखते हैं।
हालांकि कम अधिक अलग मैटर है, पर देखते जरूर है। अगर 1% भी अगर है तो वो है ना। मैं यहाँ ये बात कहना चाह रहा हूँ, अभी भी लोगों की पहचान जातियों के संदर्भ में किया जाता है, ध्यान रखिएगा। अब यह नहीं कहा जा सकता केवल अनपढ़ ही करता है, ये पढ़े लिखे सोसाइटियों में भी देखने को मिलता है, पर यहाँ वर्ग विशेष संप्रदाय जुड़ जाता है, बस अंतर बस यही है। यहाँ पर अमीर और गरीब के संदर्भ में जातियां सूचक देखने को मिल जाती है। पर जैसे ही आप समझिएगा, ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए वैश्य समाज है जो बिजनेस करते हैं, अगर उससे संबंधित है तो उनको लगेगा कि नहीं, यह बहुत बेहतर सोसाइटी को डेवलप कर सकता है। ऐसे ही क्षत्रिय के संदर्भ में देखने को मिलता है, और उसके उपजातियां होती, उसी तरह अन्य धर्मों में भी ये चीजें देखने को मिलती है। ऐसा नहीं केवल हिंदू धर्म में जातियों के संदर्भ में बातें की जा रही है। यहाँ पर राष्ट्र के सभी धर्म विशेष, पंथ विशेष और उनके उपजातियों के संदर्भ में बातें की जा रही है। यहाँ पर आपको समझने की जरूरत है, और इन सब चीज़ों को देखते हुए कुछ बातें याद रखिएगा। ईडब्ल्यूएस कोटा जब आया ना 2019 में, उस समय स्थितियां और भी चीज़ें को अन्य स्थितियों को उभार कर ला दिया कि जब 10% मिल सकता आरक्षण, तो इन जातियों के संदर्भ में भी चीज़ें क्यों नहीं हो। तो इसके लिए दायर जो सीमा है, उसके लिए जब मान लीजिए जातियों का वर्गीकरण जनगणना होगा, कुछ जातियां सटीक रूप से चुनी जाएगी, उनका आंकड़ा आएगा। तो जब योजनाओं को हम बेहतर तरीके से देना चाहेंगे, तो मान लीजिए कुछ ऐसे वर्ग भी तो होंगे, जातियां ना, जिन पे अभी तक योजनाएं पहुंची नहीं होंगी, या उनको उचित आरक्षण नहीं मिला होगा। इसके लिए अब अगर उनको आरक्षण देने का मामला आएगा तो क्या होगा कि आरक्षण जब मामला देने का आएगा तो उसके लिए आपको फिर से इसका पुनः संरचना करना होगा। जो प्रतिशत हम लोग आरक्षण देते हैं ना, 50%, तो इसके लिए बहुत से सवालिया निशान खड़ा होंगे। तो आने वाले समय में कुछ संवैधानिक प्रश्नों को भी जन्म दे सकता है, तो हमें वेट करेंगे। साथ ही साथ याद रखना है, ओबीसी मसले पर गठित जस्टिस रोहिणी आयोग को भी आप लोग को याद रखना है। रोहिणी आयोग का गठन हुआ है ना, जिसमें आपको अन्य पिछड़ी जातियों के संदर्भ में बातें करने की बात, सिफारिश करने की बात की, उनका कार्यकाल लगातार बढ़ रहा है, तो भी इस चीज़ को समझने की जरूरत है। देखिए हमारे मित्र सुबह से नहीं बोल रहा था, अभी पता नहीं उनको क्या हो जाता है, तो उसके संदर्भ में बातों को समझना है कि मोदी सरकार जो जनगणना को संभवतः इस कारण से टालना कि कहीं उस संदर्भ में जातीय गणना की मांग और भी तेज न हो जाए। यह भी एक कहीं ना कहीं मुद्दा देखने को मिल रहा है। याद रखिएगा, हाल ही में कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और आपको नीचे झारखंड, कुछ संवैधानिक संशोधन किए गए हैं आरक्षण के संदर्भ में, जहां पर उनको आरक्षित किया गया है अधिक सीटों के साथ। तो ये भी प्रतिशत के साथ जब आरक्षण दिया गया है, तो ये भी मामला कहीं ना कहीं आपको प्रश्नगत करता है कि जब ये संभव है तो जातियों के संदर्भ में बातें की जाएंगी तो और भी उभर कर सामने आएंगे। अब याद रखना है कि 1931 के बाद जातीय जनगणना नहीं हुई, तो आंकड़े और भी असंतुलित है और भी अस्पष्ट है। याद रखिएगा, इसके लिए जरूरी है कि जातिगत जनगणना जातीय क्षेत्र के साथ हो, और भी चीज़ें इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट को हम लोग लेकर आए। तो देखिए, नेगेटिव इम्पैक्ट तो बहुत सा चीज़ है, पर पॉजिटिव इम्पैक्ट यह है कि जातियों का अगर जातिगत जनगणना होगा तो सही आकलन कर पाएंगे, सही आकलन होगा तो सही हम लोग आरक्षण दे पाएंगे, साथ ही साथ सही हम उनकी योजनाओं को निर्माण कर सकेंगे, और साथ ही साथ टारगेटेड योजनाओं को डेवलप कर पाएंगे। तो ये सब चीज़ें हम लोग कर सकते हैं, इसलिए ये सब चीज़ें मांग रहेगी। और एक चीज़ और याद रखिएगा, भारत विकसित राष्ट्र बनने का जो स्वप्न देख रहा है, उसके पीछे हमें क्या है, वंचित और सशक्तिकरण के बिना, हम वंचित जो वर्ग है उसके वर्गों को सशक्तिकरण किए बिना हम लोग सामाजिक आर्थिक ढांचे के बदल नहीं सकते। इसलिए जरूरी है कि जाति अभी भी हमारे सामाजिक आर्थिक ढांचे की अहम कड़ी है, उसको हमको और सशक्त करने की जरूरत है। इसके लिए आपको क्या करना है कि जातिगत जनगणना जो किया जा रहा है उसके संदर्भ में कुछ हमें पॉजिटिव बातें करनी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट देखिए नीचे आइए, नेपाल, चीन के नई चालें चल रही हैं नेपाल में। तो ये चालें क्या है, इसको समझने की जरूरत है, क्योंकि हमारा पड़ोसी देश है। तो पड़ोसी देश है तो एक अहम देश के रूप में भी जाना जाता है, बफर स्टेट के रूप में भी जाना जाता है। तो आप लोग क्वेश्चन का आंसर दीजिए, बफर स्टेट कौन कौन होता है, बफर स्टेट क्या होता है, एक उत्तर देना है प्रश्न का उत्तर। दूसरा कि एशिया में कौन कौन से बफर स्टेट है, कितने हैं, और विश्व में अब कितने बफर स्टेट की संख्या है, इसके और एक प्रश्न और उत्तर देना है। सबसे बड़ा बफर स्टेट कौन है, सबसे बड़ा विश्व में, और एशिया में सबसे बड़ा बफर स्टेट कौन है, आपको ये भी बताना है। चलिए
और भारत के संदर्भ में बफर स्टेट बताइए, भारत में कौन से राज्य है ना बफर स्टेट के तौर पर जाने जाते हैं। बफर स्टेट भारत के संदर्भ में भी आप बताइएगा, विश्व में तो बताना ही है। और दोनों स्टेट का मतलब अलग ही होता है, समझिएगा, ऐसा नहीं कि दोनों को ऐड कर देना है। चलिए, अब इसको समझने की जरूरत है। हाल ही में देखिए नेपाल में नई सरकार बनी है जो माओवादी विचारधारा से संबंधित है और साम्यवादी विचारधारा से संबंधित, और चीन में भी आपको देख रहे होंगे वहाँ माओवादी साम्यवादी कॉन्सेप्ट चलता है। तो कुछ जो वर्तमान सरकार जो आई है नई सरकार, उसके कुछ प्रचंड के जो है ना, इस पहले ही दौर में प्रथम जो दौर था उसमें भी चीन के प्रति थोड़ी सी वफादारी ज़्यादा झलकती थी, वैसे विचारधारा का प्रभाव देखने को मिलेगा ही ना। तो इसी संदर्भ में पुनः जो चीन के जो मामले थे नेपाल में, जैसे रोड इनिशिएटिव बीआरओ का कॉन्सेप्ट था, या भी और भी बहुत से राजनयिक संबंध समीकरण स्थापित करने की जो बातें चल रही थी कुछ दिनों से, जो ठंडे बस्ते में था, वो चीन पुनः उसको उभारने का प्रयास कर रहा है और यथासंभव मदद आपको चीन के साथ करने का प्रयास कर रहा है। नेपाल को प्रयास करने की जरूरत, नेपाल को मदद करने का प्रयास कर रहा है चीन। तो ये सब जो मुद्दे हैं ना, आपको क्या करेंगे, नए नए ज्वलंत मुद्दों को उभारेगा। उसी के साथ देखिए नई जो सरकार बनी है ना, उसने अपना एक न्यूनतम साझा रिपोर्ट जारी किया है जिसमें रणनीतिक साझेदारी पर जोर दिया है। ये तो इनिशिएटिव देखिए यहाँ पर, किधर गया जी, रुकिए एक सेकेंड, एक सेकेंड, रुक जाइए रुक जाइए, किधर चला गया, अंडरलाइन मैंने किया भी था, नहीं हुआ है क्या। चलिए कोई बात नहीं, नहीं मिल रहा, अंडरलाइन में किया था, छूट गया लग रहा है। एक सेकंड, वो लाइन मिलना बहुत ज़रूरी है। हाँ देखिए, कभी कभी हो जाता है कि कुछ चीज़ें हैं ना, आप चाहते हुए भी नहीं कर पाते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ, मुद्दा ढूंढ रहे हैं। न्यूनतम कार्यक्रम जारी किया है, 10 जनवरी को विश्वास मत्र था ना, उसके पहले वो क्या किया, न्यूनतम कार्यक्रम जारी किया, जिसके अनुसार क्या है कि भारत पर कब्जा किए गए क्षेत्रों को वापस लेने प्रभावी भूमिका अदा किया है। जो प्रचंड सरकार है वो क्या बोला है कि जो भारत कब्जा किए हुए ना उसके भूमि पर, तो उसको वापस लेने के लिए न्यूनतम कार्यक्रम जारी किया। तो ये चीज़ें आपको सीमा विवाद को जन्म देगी, और हाल ही में आप लोग जानते हो सीमा विवाद कुछ भारत के साथ था। तो कौन कौन से सीमा विवाद जापान आपको भारत और नेपाल के बीच है, आप लोगों को मैंने बताया भी था। तो उन सीमा विवादों को आप लोग को बैकग्राउंड में रखना है। तो जल्द ही ये सब मुद्दे उभर कर सामने आएंगे, तो इसलिए भारत को है ना भी चाहिए कि जो चीन अपना कॉन्सेप्ट लेकर आया है जिसमें वो नीतियों को, 3 नीतियों के संदर्भ में बातें कर रहा है, तो उसे समझने की जरूरत है। पहली नीति वो विकास और समृद्धि के लिए अस्थायी समिति का गठन करने की मित्रता की बात कर रहा है, रणनीतिक साझेदार बनाने का बात कर रहा है चीन नेपाल को। दूसरा, आपको ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव के तहत नेपाल की हिस्सेदारी सामरिक दृष्टि से देख रहा है। वो क्यों, क्योंकि वो तिब्बत को हथियाए, तो जान ही रहे हैं तिब्बत की मान्यता के लिए भी बहुत सी चीज़ें करनी पड़ रही है। तो वो ट्रांस हिमालयन के संदर्भ में बातें कर रहा है कि हम इस संदर्भ में कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे, कॉरिडोर का डेवलप करेंगे। तो 2017 के जो मामले हैं वो पुनः उभरेंगे, जो सारे मामले थे। तो आपको ये समझने की जरूरत है कि नेपाल अब वो क्षेत्र नहीं रहा है जो पहले हुआ करता था। चीन की भागीदारी लगातार बढ़ रही है, उसके पीछे भारत का संतुलन बहुत ज़रूरी है। तो भारत को भी इस और कदम उठाने की ज़रूरत है। तो इसके लिए क्या करना होगा भारत को, निर्माण, पनबिजली जो परियोजनाएं, कनेक्टिविटी परियोजनाएं हैं, शिक्षा जैसे मुद्दे को उभार कर लाना होगा। साथ में जो बेटी, रोटी और बेटी का कॉन्सेप्ट, उसे और भी मजबूत करने की ज़रूरत है। तो ये सब मामले आपको देखने को मिलेंगे। तो आने वाले समय में नेपाल हमेशा चर्चा के विषय बने रहेंगे, तो उसे देखने की ज़रूरत है। चलिए, लास्ट वीडियो आज जो न्यूज एनालिसिस का लास्ट आज एक सेशन होगा जिसमें पीटी इंटरव्यू और जो बात हम लोग करते हैं पीटी मेंस और इंटरव्यू एजेंट, तो उस पर आज चर्चा होगी। यह आपका टॉपिक देखिए, पहले भी मैंने आपको व्यापार समझौता का संदर्भ 28 अक्टूबर 2022 को कवर किया, ब्रिटेन के साथ जो समझौता होने वाली थी उसके संदर्भ में।
मुक्त व्यापार समझौता, सभी बातों को मैंने चर्चा किया था। उस वीडियो को स्पेशली आप जाके देखिएगा। बाकी चीज़ें जर्मनी के संदर्भ में यहाँ बातें चर्चा करूँगा। यह टॉपिक आपको यूपीएससी के जीएस पेपर 2 एंड 3 में आएगा। आयात निर्यात, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और भारतीय नीतियाँ क्या क्या उसके संदर्भ में, उसको आपको याद रखना है। तो जो स्टेट पीसीएस वाले स्टूडेंट है अपने जीएस के पार्ट से इसे कवर करेंगे, टैली कर लेंगे कहाँ पर आपका ये टॉपिक टैली हो रहा है, उसके बाद इस न्यूज़ को देखेंगे। तो चलिए बात करते हैं। देखिए आपको इकोनॉमिक फोरम जो है, आपको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वहाँ बैठ के चल रही है, तो वहाँ जर्मनी का चांसलर जो है उनके द्वारा ये बात बोलेगा, ओलाफ शुल्ज के द्वारा। तो जर्मनी के जो चांसलर उनके द्वारा ये बात बोली गई है कि भारत के साथ भी वो व्यापार जो मुक्त व्यापार समझौता सुनिश्चित करना चाह रहे, इसके लिए क्या करना, इनके लिए जल्द ही जो ब्रिटेन जैसे किया है, स्विट्जरलैंड भी प्रयासरत है, और वैसे ही जर्मनी भी अब करेगा। इसके संदर्भ में बातें उभर कर सामने आई है। तो ये व्यापार मुक्त जब भी बात होगी, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात होगी, तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है, यह किन किन देशों के साथ भारत किया है, हालिया में कौन महत्वपूर्ण फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुए, साथ ही साथ भारत के द्विपक्षीय संबंध क्या रहे हैं, तो ये सारे प्रश्न आपको लेकर आ जाएगा। तो इसको लिए क्या करना, आपको तैयारी करना है, ये भी आपको ध्यान है। तो पहले के क्लास में मैंने आपको जो पूर्ववर्ती जो क्लास हुई, तो सारी चीज़ों को मैंने बेसिक चीज़ों को कवर कर दिया है। महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं मैं यहाँ कवर करूँगा, ताकि आप लोगों का रिकॉल भी हो जाए और चीज़ों को समझ भी जाए। देखिए यहाँ पर और भी चीज़ें जर्मनी ने अपना आने वाले समय में जो बातें की है, उसके लिए भी चल रहा है, कुछ कुछ चीज़ों को स्पष्ट किया है। दोनों देश अर्थात भारत और जर्मनी की बात हो रही है। 2022 में दोनों देश बीच व्यापार समझौते करने की वार्ताएं चल रही है। इसके अतिरिक्त दोनों देश क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन जो एग्रीमेंट है और एग्रीमेंट ऑन जियोग्राफिकल इंडिकेशंस के लिए वार्ताएं चल रही है। ये सब महत्वपूर्ण वार्ताएं भारत जर्मनी कर रहा है, ताकि हम एक बेहतर संकल्पना लेकर आए। साथ ही साथ उत्सर्जन में याद रखिएगा, जर्मनी ने लक्ष्य रखा 2045 तक ग्रीन हाउस जो गैस है, हानिकारक गैस है, उसके उत्सर्जन के लिए कार्बन उत्सर्जन शून्य करने का कॉन्सेप्ट रखा। तो क्वेश्चन आप बताइएगा, भारत ने कब तक का लक्ष्य रखा है? जो पिछला बार कोप सम्मेलन हुआ था, कोप 26 में लक्ष्य रखा गया था ना भारत के द्वारा। तो आप लोग बताइएगा भारत कब तक अपना लक्ष्य रखा है उत्सर्जन शून्य, कार्बन उत्सर्जन शून्य होने के लिए? ये भी आप लोग को उत्तर देना है। चलिए अब इसके साथ यूरोपीय संघ के 27 देश, भारत का कुल व्यापार कितना 88 अरब यूरो है, तो इसे भी याद रखना है, तो ताकि डाटा आप लोग यूज़ कर सके। चलिए अब इसके हम लोग मेन पॉइंट पर आएंगे। इसके मेंस और पीटी मेंस और इंटरव्यू ओरिएंटेड जो फैक्ट है उसे हम लोग देखेंगे। सबसे पहले तो आप लोग को याद रखना है क्या होता है मुक्त व्यापार समझौता, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है। तो यह क्या होता है, एफटीए, दो या दो से अधिक देश, दो भी देश होते हैं, कम से कम दो देश चाहिए ना, या उससे अधिक देश, एक समूह भी हो सकता है, संगठन भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा, बीच आयात निर्यात के बाधाओं को कम करने के लिए एक समझौता, अर्थात जो भी व्यापार करने के लिए सक्षम पहल होती है उसको करने का प्रयास किया जाता है, जिसमें शुल्क की कमी की जाती है, सीमाओं पर जो बाधा होती है उसके लिए कम शुल्क, कम है ना, रास्ते अपनाए जाते हैं जिसके आधार पर हम आबाद है ना व्यापार कर सके। उसके लिए देखिए क्या किया जाता है, इसके तहत वस्तु और सेवाओं के अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर खरीद और बेचा जा सकता है, जिसके लिए बहुत कम या न्यून है सरकारी शुल्क, कोटा और सब्सिडी जैसे प्रावधान किए जाते हैं, या अतिरिक्त सब्सिडी की व्यवस्था की जाती है। हम है ना अन्य देशों के साथ, मान लीजिए एक सेकेंड, यह है भारत, या देश का कोई भी देश ले लीजिए, अब कोई भी देश वर्ल्ड में ले लीजिए, ठीक ना। तो क्या होगा यहाँ पर, मान लीजिए हम व्यापार करना चाहते हैं, भारत इस देश के साथ, अफ्रीका के साथ व्यापार करना चाहता है, तो ये अफ्रीकी कंट्रियों के साथ पाई बाय पार्ट कंट्री बाय बाय कंट्री के साथ जाके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर सकता है। या अन्य देशों में मान लीजिए ये वस्तु का अगर आयात कर रहा है अन्य वस्तुओं से, या निर्यात कर रहा है ये वस्तु का, तो वो जिस कंट्री से करेगा, मान लीजिए ब्राजील के साथ वो उसने किया, तो ब्राजील तो आपको इधर है ना, मान लीजिए अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका के साथ करता है, दक्षिण अफ्रीका के साथ करता है, तो दक्षिण अफ्रीका के साथ उस वस्तु को है ना वो क्या करेगा, कम दरों पर, मान लीजिए यहाँ 10 रुपया तो यहाँ 8 रुपया में से लेगा, क्योंकि इसने एग्रीमेंट किया है। और यह ध्यान रखिएगा, यह संरक्षणवाद जो आइसोलेशन से विपरीत होता है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा ये चीज़। तो यहाँ पर ये चीज़ें मैंने पहली बार आप लोग को इसके संदर्भ में बताया था।
जो एफटीए की अधिमान प्रोफेशनल व्यापार समझौता, व्यापार आर्थिक सहयोग समझौता, व्यापक आर्थिक भागीदार समझौता के रूप में वर्गीकृत किया था। अन्य रूप नाम में भी इसे हम लोग डिफाइन करते हैं कि एफटीए जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जो अन्य के रूप में भी, अन्य नामों के रूप में भी जाना जाता है। और नोट याद रखिएगा, हाल ही में सबसे बड़ा व्यापार जो समझौता किया गया है, मुक्त व्यापारिक अवधारणा जो है, ध्यान रखिएगा, एक नोट याद रखना है यहाँ पर क्या, कि जो मुक्त व्यापार की अवधारणा है, व्यापार संरक्षणवाद या आर्थिक अलगाववाद, इकोनॉमिकल आइसोलिज्म के विपरीत है, जहां पर एक खास देश किसी खास देश को है ना, उसके व्यापार करने से रोकता है, अन्य देशों के लिए वो रखेगा, उसके लिए क्या करेगा, बहुत सी सीमा शुल्क बढ़ा देगा, तो जिससे वेट बढ़ेगा, जिससे आपको सब्सिडी जो दी जाती है वो कम ना होकर अधिक हो जाएगी। तो ये सब चीजें ना ध्यान रखने की जरूरत है कि आपको किसी खास देश को टारगेट करके है ना व्यापार को रोकना है, तो उसके लिए आइसोलेशन, आर्थिक अलगाववाद के रूप में भी देखा जाता है। अब आरसीईपी, रीजनल कॉम्प्रेहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, याद रखिएगा, हाल ही में हुआ है। इसे आप लोग 2012 से ये शुरुआत की गई थी, आपको समझ में आया, मैंने लास्ट बार भी आपको बताया था। आसियान और उसके मुक्त व्यापार समझौते एफटीए भागीदार के रूप में, सदस्य के रूप में यह किया गया था, जहां पर आसियान जो देश है 10 देश प्लस और भी देश थे, जिसमें आपको याद रखना है इसमें कौन कौन शामिल थे। आसियान के 10 देश याद रखना है, जिसमें ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, फिलीपींस, म्यांमार, सिंगापुर, थाईलैंड। उसके अतिरिक्त 5 एफटीए साझेदार जैसे ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, न्यूजीलैंड और दक्षिण कोरिया। इसको याद रखना है। आसियान के साथ साथ ये 5 राष्ट्र क्या किए हैं, सीपेक की समझौता किए हैं, जिसके तहत विश्व का सबसे बड़ा व्यापारिक समझौता यह एफटीए के तौर पर भी जाना जाता है। तो इसे भी आपको याद रखना है। भारत जर्मनी संबंध याद रखना है, और हालांकि इस समझौते में भारत शामिल नहीं है, आरसीईपी में भारत शामिल नहीं है। हालांकि जो संगठन है यह वेट कर रहा है कि भारत इसमें जल्द से जल्द शामिल होगा। इसका कारण यह है कि भारत, इसके जो भी देश इसके साथ समझौता किए हुए, इस देश में शामिल है ना, हम आसियान के साथ भले कुछ कुछ राष्ट्रों के साथ प्लस में है व्यापार में, क्योंकि हम निर्यात उनको ज़्यादा करते हैं, उनसे आयात कम करते हैं। पर जैसे चीन की बात कीजिए, चीन के साथ ही कल मैंने आप लोग आंकड़ा दिया ना, 110 अरब के साथ व्यापार घाटा हो गया है। तो अगर हम इसके साथ समझौता जाएंगे और भी हमें लॉस होगा। जो भी देश के साथ हम व्यापार घाटे कमजोर में है, जहाँ पर माइनस में हम लोग चल रहे हैं, उन देशों के साथ अगर हम लोग आरसीपी कर लेंगे इस संगठन के तहत, तो क्या होगा, और भी व्यापार घाटा हम लोग का बढ़ेगा और भी हम पर दबाव बढ़ेगा। इसलिए क्या किया गया है कि हम अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में, जब हम बेहतर हो जाएंगे तब आपके साथ हम जुड़ जाएंगे। तो ऐसा वेट एंड वॉच पर ये जो भी राष्ट्र है ना, वो सब चाहते हैं कि भारत इसमें शामिल जल्द से जल्द हो जाए। बहुत से कंडीशन रखे गए हैं भारत के साथ, नर्म कंडीशन, ताकि आप है ना बिना शर्त का है ना आप इसमें शामिल होइए। बहुत से शर्त यहाँ पर रखे गए अन्य देशों के साथ, ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड और दक्षिण कोरिया के साथ शर्त रहित यह आरसीईपी है, पर भारत के संदर्भ में शर्त को छोड़ा जा रहा है। ये चीज़ समझने की जरूरत है कि भारत की आवश्यकता इन देशों को किस रूप में है, पर भारत अपने व्यापार घाटा को संतुलित करने के लिए इसमें शामिल नहीं हो रहा। और ऐसा नहीं कि भारत नहीं चाहता, चाहता है, पर व्यापार कब चाहेगा, जब इसका व्यापार घाटा बहुत कम के स्तर पर आ जाएगा। मान लीजिए चीन के साथ आपका व्यापार घाटा 110 अरब है, यह कम होकर 30-40 अरब पर आ जाएगा तो जरूर शामिल होगा, ताकि हम पुनः उसी मामले में चीन के वस्तुओं को इस कॉन्सेप्ट के तहत उसे सब्सिडी न दें और भी हमें कर व्यापार घाटा न बढ़ जाए। ये सब ध्यान रखने की जरूरत है। हालांकि चीन, ऑस्ट्रेलिया के साथ मेरा पॉजिटिव व्यापार चलता है, वहाँ पर हम लोग अतिरिक्त में आते हैं। तो ये सब चीज़ें समझने वाली बात होगी। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे जर्मनी के संदर्भ में। हालिया घटनाक्रम याद रखिएगा, भारत और जर्मनी द्वारा व्यापक प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी के लिए एक समझौता हस्ताक्षर किया गया। 2021 से बातें चल रही है, ध्यान रखिएगा। जहां पर क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, दोनों देशों के अनुसंधान, अध्ययन और काम की यात्रा को आसान बनाना है। तो यह बहुत महत्वपूर्ण योजना समझौता हालिया घटनाक्रम में देखने को मिलेगा। याद रखना है संदर्भ यहाँ, कि संदर्भ देखा जाए कि अधिक समकालीन साझेदारी का आधार होगा यह समझौता। यह बात है, अधिक हम समकालीन साझेदारी के रूप में देखने को मिलेंगे, इसलिए हम लोग एक दूसरे से जुड़े। तो ये बातें इनके द्वारा की गई है। अब याद रखिएगा यहाँ पर भारत और जर्मनी हिंद प्रशांत जो रणनीतिक जैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों में शामिल है। इसके अलावा चीन, अफगानिस्तान और पाकिस्तान पर वार्ता लगातार देखी जाती है। जर्मनी समर्थन भी करता है इन सब मुद्दों को लेकर। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान बैकग्राउंड में रखना अपने दिमाग में, कि हाँ ये क्यों आधार बन रहा है। अब ऐसा नहीं कि हम उठे, हमारे पीएम उठे और वहाँ का चांसलर उठा, वहाँ का पीएम उठा और बोला कि चलो आज हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लेंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। या कोई और राष्ट्र की हम बात करें,
तो ऐसा ना सुबह उठे शाम को उठे चलिए हम लोग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, उसके लिए धरातल बनाया जाता है, कुछ वर्षों के लंबे वर्षों का एक धरातल रहता है, उस पर जाके हम लोग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं, जिसके साथ हम यह समझ सकते हैं कि आपके हित बेहतर है, मेरे हित बेहतर है, अब दोनों मिल जाए तो एक बेहतर विकल्प हम लोग लेकर आ सकते हैं विश्व के लिए। तो ये जब तक नहीं होगा तब तक हम लोग काम नहीं करें। तो लगातार एक दूसरे के साथ ये लोग समर्थन कर रहे हैं ताकि चीजें बनाई जा सके। लोकतांत्रिक सिद्धांत का आधार क्या है? भारत और जर्मनी की जब भी बात की जाएगी ना, इस आधार को याद रखना है। लोकतांत्रिक सिद्धांत का आधार आपको याद रखना है। क्यों? क्योंकि जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसका जर्मनी संघीय गणराज्य के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने वाले प्रथम देशों में था भारत। जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी पर बहुत सी चीजें को किया गया था, उन पर आइसोलेशन किया गया था, सब चीजें हुई थी, उसके बाद पहला ऐसा राष्ट्र था भारत जो क्या किया, उसके साथ कुछ राजनयिक संबंध स्थापित किए थे। इसलिए लोकतांत्रिक सिद्धांत यहाँ तक कायम होता है। अब जर्मनी इस चीज को समझता भी है और बहुत से ऐसे मुद्दे हैं। जर्मनी भारत के विकास परियोजनाओं में लगभग 3 बिलियन यूरो की सहयोग देता है, जिसमें 90% क्या है, जलवायु परिवर्तन के मुकाबले और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के साथ साथ स्वच्छ हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से काम करता है। अब यहाँ आपको ये लाइन याद रखनी है, भारत लगातार क्या कर रहा है, स्वच्छ ऊर्जा की बात कर रहा है ना, स्वच्छ पर्यावरण की बात कर रहा है। तो जब इसकी हरित ऊर्जा की बात कर रहा है तो जब हम इस देश से अपने जो भी व्यापार होते हैं उसके 90% है ना इसी में हम लोग करते हैं। तो अब हम आने वाले समय में किसकी जरूरत होगी? जर्मनी जैसे देशों की जरूरत होगी जो हमें टेक्निक देगा, हमें क्या देगा, जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए। तो यह इस मर्ज से भी आप लोग को मर्ज से जर्मनी भारत के लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है और जर्मनी को भारत की इम्पोर्टेंस नजर आती है कि उसके लिए एक व्यापार क्षेत्र बनेगा। तो ये दोनों के साझा हित है, यहाँ पर समझने की जरूरत है। नेक्स्ट याद रखिए, नोट यहाँ याद रखना है क्या कि जर्मनी के मदद से 125 मेगावाट क्षमता सौर संयंत्र का निर्माण चल रहा है महाराष्ट्र में, ध्यान रखिएगा, जहां पर लगभग आपको कितना 1,55,000 टन वार्षिक CO2 का उत्सर्जन की बचत होगी। तो ये कितना बड़ा इनिशिएटिव हो सकता है, सोच के देखिएगा कि जो ये जर्मनी के मदद से किया जा रहा है। तो भारत अपने लक्ष्य जो कार्बन शून्य जो लक्ष्य रखा उसमें इसके योगदान बढ़ेगा ना। तो ये चीज आपको समझने की जरूरत है। FTA के लिए हम हैं क्या करें, इन उपकरणों के लिए सब्सिडी भी प्राप्त कर सकते हैं। यह बहुत जरूरी हो जाएगा दो देशों के बीच समझौते होने के फायदे। तो इसे भी आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट याद रखना है यार, कुछ शंका या चिंता के बिंदु भी है दोनों देशों के बीच। क्या है? जैसे जर्मनी भारत के साथ यूरोपीय संघ माध्यम से द्विपक्षीय व्यापार निवेश समझौता करता है, बायट्रियल जो ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट जो है BTIA, याद रखिएगा, इसके तहत ही पहले करता था। इसके बाद अलग वार्ताएं का जो शकल है अवसर नहीं मिला है, पर लगातार इधर 2021 के बाद चीजें देखने को मिली है। हालांकि ब्रिटेन जब अलग हुआ है, याद रखिएगा, यूरोपीय संघ से, तो चीजें वो द्विपक्षीय व्यापार करने के लिए आसान धरातल है, पर जर्मनी के लिए आसान नहीं होगा क्योंकि वह आपको यूरोपीय संघ का सदस्य देश के रूप में भी जाना जाता है। तो हम कैसे संतुलन स्थापित करेंगे यूरोपीय संघ और भारत के साथ, और भारत यहाँ पर ट्राई ट्रायंगल बनेगा, देखिएगा, ध्यान रखिएगा, यूरोपीय यूनियन, जर्मनी और भारत। अब यूरोपियन यूनियन के साथ भारत कैसे संबंध स्थापित करेगा इस स्थिति में? अगर जर्मनी के साथ उन्हें ऐसा लगने लगेगा, इस संघ को ऐसा लगेगा कि बाद आने वाले समय में यह सभी देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेगा, तो इनका कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। इसको समझने की जरूरत है आपको। दूसरा याद रखना है कि जर्मनी यूरोपीय संघ के साथ कैसे अब करेगा, कोऑर्डिनेशन बनाएगा जब ये भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेगा, और भारत जर्मनी के साथ कैसे करेगा ये भी आपको फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के दौरान देखने को मिलेगा। इसलिए ना ट्रायंगल बनने जा रहा है इस मुद्दे को लेकर कि FTA जब कर रहे हैं जर्मनी के साथ तो यूरोपीय संघ के साथ भारत के रिश्ते कैसे होंगे, यूरोपीय संघ का जर्मनी के साथ कैसे रिश्ता होगा, और जर्मनी और भारत के दोनों का समान हित यूरोपीय संघ के साथ कैसे होने वाला है। ये चीज आपको शंका के बिंदु को स्पष्ट करता है। तो आने वाले समय में जब एग्रीमेंट होगा तो कुछ बातें स्पष्ट होंगी, तो उसको हम लोग देखेंगे। साथ ही याद रखना, भारत व्यापार उदारीकरण के उपाय को लेकर जर्मनी विशेष रूप से संदेह में रहता है। हालांकि अभी 21 के बाद कुछ चीजें बदली है ना, पर उससे पहले क्या था कि हम उदार श्रम नीतियों को अपेक्षा करते हैं, और जर्मनी इन सब चीजों पर कुछ प्रश्न चिन्ह लगाता है। यूरोपियन जो संघ है उसके हवाले से अब प्रश्न करता है। ये सब चीजें सुलझाएंगे हम लोग, तभी जाके इसके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर सकते हैं।
तो यहाँ तक क्लियर? कोई दिक्कत, किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो रहा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। समझने में दिक्कत हो रहा है या समझने में आसानी हो रही है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि मैं समझ सकूं कि आप लोग को क्या इससे लाभ और हानि हो रहे हैं। आज रिव्यू आप लोग जरूर दीजिएगा। क्या देना है कि दैनिक जागरण को जब से आपने पढ़ा है क्या बदलाव आप लोग को देखने को मिल रहा है। सभी स्टूडेंट जितने देखते हैं सुनते हैं वो उनको रिव्यू जरूर देना है कमेंट सेक्शन में कि जब से आपने स्टार्ट किया है, ठीक ना। 2-3 चीज प्रश्न मैं यहाँ करूंगा ताकि आप चीजों को समझ सकें। चलिए, कुछ सर्वे आज होगा आप लोगों का। पहला ये सर्वे आप लोगों को ध्यान रखना है, पहले प्रश्न का उत्तर देना है। जब से आप दैनिक जागरण यूज कर रहे हैं, दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस, आप में बदलाव क्या आए हैं? किसी मुद्दे को सोचने के लिए, दूसरा समझने के लिए और उसको प्रस्तुत करने के लिए, किसी भी मुद्दे के संदर्भ में क्या बदलाव आए हैं, क्या आप देखते हैं अपने इसके नेचर में। दूसरा प्रश्न यह होगा कि आप इसमें और सुधार क्या चाहते हैं। जैसे प्रश्न शामिल किया गया और भी चीजें की जाएगी। सुधार तो अनलिमिटेड होगा पर एक लिमिट तो होना ही चाहिए ना। तीसरा आपको प्रश्न यह देखना है कि आपके अध्ययन अध्यापन में वो जीएस में हो या मेंस के प्रश्न में हो, कितना यह हेल्प कर रहा है, कितना कर रहा है। चौथा प्रश्न आपके साथ ये होना चाहिए कि पीटी में यह कितना उपयोगी है। क्या पीटी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो यूपीएससी के हो या स्टेट पीसीएस को, क्या इसके दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस के टॉपिक से कवर हो रहे हैं या नहीं हो रहे। जो भी आप न्यूट्रल व्यू रखते हैं, जो भी आप लोग को महसूस कर रहे, उसका आप लोग को रिव्यू जरूर देना, ताकि इस पर मैं आगे आने वाले समय में कुछ सुधार कर सकूं और आप लोग के ही सुझाव से मैं चीज़ों को करूंगा। ऐसे तो मैं बहुत सी चीज़ें देख रहा हूँ, अपने स्तर पर कर ही रहा हूँ ना, फिर भी कुछ सुझाव के बिंदु आप लोग से चाहिए मुझे। तो आप लोग सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि जो प्रश्न मैंने आप लोग से पूछा है रिव्यू के तौर पर, उसे आप लोग को उत्तर देना है। चलिए, नेक्स्ट हम लोग फिर कल मिलेंगे दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस के साथ। एक ही आप लोगों को घोषणा जो आप लोग था, आज सुबह 9 AM के जो क्लासेस थी वो बंद है और 11 AM की भी क्लासेस बंद रहेगी। 6 वाले का स्टेटस हम देख लेंगे, कुछ समय बाद स्टेटस पता चल जाएगा। हालांकि 9 PM वाली क्लासेज आपकी जारी रहेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग कल मिलते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।